हेलो दोस्तों, स्टडी आइकॉन में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के साथ 7 और 8 अप्रैल 2020 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स का डिस्कशन करेंगे, जो आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, कृष्ण रामचंद्रन। अब इसके बारे में जानते हैं। मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस द्वारा कृष्ण रामचंद्रन को कंपनी का नया प्रबंध निदेशक ईएमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। वह आशीष मेहरोत्रा की जगह लेंगे। इससे पहले वे अपोलो म्यूनिक हेल्थ इंश्योरेंस के सीईओ के रूप में कार्यरत थे। उन्हें स्वास्थ्य बीमा, स्वास्थ्य सेवा और जीवन विज्ञान सेगमेंट का लगभग 23 वर्षों का अनुभव है। अब मैक्स बूपा की बात हुई है तो इसके बारे में जानते हैं। मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस की स्थापना कब हुई? तो 2008 में हुई। मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय अमेरिकी वकील को आईबीआरडी में अमेरिका के प्रतिनिधि के रूप में चुना गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, अशोक माइकल पिंटो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय अमेरिकी वकील अशोक माइकल पिंटो को वर्ल्ड बैंक की ऋण शाखा इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट अर्थात आईबीआरडी के प्रतिनिधि के रूप में मनोनीत किया। उन्हें 2 वर्षों के कार्यकाल के लिए आईबीआरडी के अमेरिकी वैकल्पिक कार्यकारी निदेशक के रूप में नॉमिनेटेड किया गया है। वर्तमान में वे संयुक्त राज्य अमेरिका के राज्य कोष विभाग में अंतर्राष्ट्रीय मामलों के अपर सचिव के सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं। अब यहाँ विश्व बैंक की बात हुई है तो विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी यूएसए में है। विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो डेविड रॉबर्ट मलपास। विश्व बैंक का आदर्श वाक्य क्या है? तो वर्किंग फॉर वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। अगला क्वेश्चन है, मार्क्स वालनबर्ग पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन 4, उपर्युक्त सभी अर्थात जोसेफ जे लैंडसबर्ग को, रिचर्ड एच वार्निंग को, निकोलस सी काप्स को। दोस्तों ये तीनों व्यक्ति हैं जिन्हें मार्क्स वालनबर्ग पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। अब इनके बारे में जानते हैं। इस साल जलवायु परिवर्तन में वन वृद्धि की भविष्यवाणी करने वाले मॉडल 3PG अर्थात फिजियोलॉजिकल प्रिंसिपल प्रिडिक्टिंग ग्रोथ के लिए जोसेफ जे लैंडसबर्ग, रिचर्ड एच वार्निंग और निकोलस सी कोप्स वन क्षेत्र के लिए वर्ष 2020 का मार्क्स वालनबर्ग पुरस्कार दिया गया। यह पुरस्कार स्वीडन के राजा कार्ल मुस्ताफ 16 द्वारा स्वीडन के स्टॉकहोम में एक समारोह के दौरान प्रदान किया जाएगा, जिसकी पुरस्कार राशि 2 मिलियन क्रोनर है। अगला क्वेश्चन है, क्या है सॉरी दोस्तों अगला क्वेश्चन नहीं, इसी क्वेश्चन के बारे में आगे डिस्कशन है कि क्या है 3PG। अब इसके बारे में जानते हैं। 3PG मॉडल का साल 1997 में रिचर्ड एच वार्निंग और जोसेफ जे लैंडसबर्ग द्वारा बदलती पर्यावरणीय परिस्थितियों और कार्बन को स्टोर करने के लिए जंगलों की क्षमता के तहत वन वृद्धि का अनुमान लगाने के लिए विकसित किया गया था। इसके अलावा यह पता करने में भी मदद करता है कि इसे क्रियाएं जैसे कि कम घने होने और निषेचन वन वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। इसमें निकोलस सी कॉप्स ने बड़े पैमाने पर इन भविष्यवाणियों को इकट्ठा करने के लिए रिमोट सेंसिंग और GIS भौगोलिक सूचना प्रणाली का लाभ उठाकर उपग्रह इमेजरी विश्लेषण को जोड़ा है। ये मॉडल अब बड़े वन क्षेत्रों में वृद्धि का आकलन करने के लिए दुनिया में सबसे व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले मॉडल में से एक है। यह उपग्रह इमेजिंग से पहले वन भूखंडों पर लागू किया जाता है और इसके बाद इसका इस्तेमाल वैश्विक स्तर पर भविष्यवाणियां करने के लिए किया जाता है।
और मार्कस वालनबर्ग प्राइज क्या है, तो इसके बारे में जानते हैं, इसका इतिहास क्या है। मार्कस वालनबर्ग पुरस्कार की स्थापना साल 1980 में स्ट्राकोपर्स बर्ग लेक्स एबी द्वारा डॉक्टर मार्कस वालबर्ग द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सदस्य और अध्यक्ष के रूप में लंबे समय तक प्रदान की गई सेवाओं को सम्मानित करने के लिए इसकी वार्षिक बैठक में की गई थी। इस पुरस्कार को दिए जाने का उद्देश्य उन वैज्ञानिकों की उपलब्धियों को पहचानने के लिए प्रोत्साहित करना और बढ़ावा देना है जो ज्ञान को व्यापक बनाने और वानिकी और वन उद्योगों के महत्व के क्षेत्रों में तकनीकी विकास के महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नाजी जर्मनी जीत की 75वीं वर्षगांठ पर किसे स्मारक चिन्ह युद्ध मेडल से सम्मानित किया, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 किम जोंग उन। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नाजी जर्मनी जीत की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन को स्मारक चिन्ह युद्ध मेडल से सम्मानित किया। उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन को द्वितीय विश्व युद्ध मेडल उत्तर कोरियाई क्षेत्र में मारे गए सोवियत सैनिकों की स्मृति को संरक्षित करने में उनकी भूमिका के लिए सम्मानित किया गया है। रूस ने साल 2019 में किम को 9 मई 2020 को 75वीं वर्षगांठ समारोह की सैन्य परेड में भाग लेने के लिए मॉस्को आने के लिए आमंत्रित किया था। यह पुरस्कार उत्तर कोरिया में रूस के राजदूत अलेक्जेंडर मात्सुगोरा द्वारा उत्तर कोरिया के विदेश मंत्री री सोन गोन को प्रदान किया गया। अब रूस की बात हुई है तो रूस की राजधानी क्या है, मॉस्को। रूस की मुद्रा क्या है, रूसी रूबल। उत्तर कोरियाई राजधानी क्या है, तो प्योंगयांग। उत्तर कोरिया की मुद्रा क्या है, तो उत्तर कोरियाई ओन। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने प्रवासियों के लिए एग्जिट ऐप नामक नया ऐप लॉन्च किया, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 पश्चिम बंगाल। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन 3 पश्चिम बंगाल। अब इसके बारे में जानते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा एग्जिट ऐप नामक एक नई ऐप लॉन्च की गई है। यह ऐप देशव्यापी तालाबंदी के दौरान पश्चिम बंगाल में फंसे अन्य राज्यों के लोगों के लिए लॉन्च की गई है जो अपने मूल स्थान या राज्य लौटना चाहते हैं। एग्जिट ऐप पर ऑनलाइन आवेदन करके अपने मूल राज्यों में वापस जाने के इच्छुक लोगों को सक्षम बनाएगा। इन लोगों को बाहर निकलने की अनुमति स्वतः और बेहद आसान तरीके से दी जाएगी। अब एग्जिट पोल पर पश्चिम बंगाल सरकार की ईजीए बंगला वेबसाइट के जरिए फंसे लोग पहुंच सकते हैं। इस प्रकार पश्चिम बंगाल सरकार की इस पहल से बड़ी संख्या में उन लोगों को मदद मिलेगी जो अपने मूल राज्य में वापस आना चाहते हैं। पश्चिम बंगाल की बात हुई तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कौन है, तो ममता बनर्जी। वहाँ की राज्यपाल कौन है, तो जगदीप धनखड़। अगला क्वेश्चन है, बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2020 को 2021 के लिए स्थगित कर दिया गया है। यह किस देश में आयोजित किया जाएगा, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 स्पेन। इस साल आयोजित होने वाली बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2020 को अगले साल यानी नवंबर 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। यह टूर्नामेंट हर साल अधिकतर अगस्त में आयोजित किया जाता था, लेकिन अब इसे 29 नवंबर से 5 दिसंबर 2021 तक आयोजित किया जाएगा। इस विश्व चैंपियनशिप को स्पेन के हुआवे में कैरोलिना मारिन स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। निलंबित किए गए अधिकांश टूर्नामेंट टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफायर थे। इस चैंपियनशिप का आयोजन बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन और स्पेनिश बैडमिंटन फेडरेशन द्वारा किया जाएगा। अब यहाँ बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की बात हुई है तो इसका मुख्यालय कहाँ है, कुआलालंपुर मलेशिया में है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की स्थापना कब हुई, तो 5 जुलाई 1934 को। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के अध्यक्ष कौन है, तो पॉल एरिक होयर लार्सन जी हैं। किसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बांस कॉन्क्लेव का आयोजन किया, तो इसका सही आंसर है
ऑप्शन 1 डॉक्टर जितेंद्र सिंह। हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक बांस कॉन्क्लेव आयोजित किया गया, जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय, केंद्रीय कृषि मंत्रालय के प्रतिनिधियों और विभिन्न क्षेत्रों के हितधारकों ने भाग लिया। इस सम्मेलन को केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा संबोधित किया गया। कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि कोविड के बाद भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बांस महत्वपूर्ण है और साथ ही यह भारत को अपने बांस संसाधनों की सहायता से आर्थिक शक्ति के रूप में उभरने का अवसर भी प्रदान करेगा। इसके अलावा जितेंद्र सिंह ने इस क्षेत्र में सार्वजनिक निजी भागीदारी की व्यवहारिकता के साथ साथ बांस निर्माण और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए डोनियर मंत्रालय की योजनाओं पर भी विचार विमर्श किया। साल 2020 का यंग करियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 सौरभ लोढ़ा। दोस्तों ए है सौरभ लोढ़ा। इनको ही 2020 का यंग करियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से सम्मानित किया जाएगा। अब आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा को वर्ष 2020 के यंग करियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से सम्मानित किया जाएगा। यह करियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पुरस्कार सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित किया गया है। उन्हें इस पुरस्कार से 2 आयामी वैन डेर वाल्स सामग्री के आधार पर सिलिकॉन और नैनो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के अतीत में तर्कसंगत ट्रांजिस्टर प्रौद्योगिकियों के विकास में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किसने समुद्र सेतु नामक नए अभियान की शुरुआत की? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 नौसेना। भारतीय नौसेना ने समुद्र सेतु नामक नए अभियान की शुरुआत की। भारतीय नौसेना द्वारा समुद्र सेतु नामक एक नया अभियान शुरू किया गया है। समुद्र सेतु का अर्थ सी ब्रिज यानी समुद्र पुल है। यह ऑपरेशन कोविड-19 महामारी के दौरान विदेशों में फंसे भारतीयों नागरिकों को वापस लाने के लिए किया गया है। इस पूरे ऑपरेशन को रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और भारत सरकार की विभिन्न एजेंसियों और राज्य सरकारों के साथ घनिष्ठ समन्वय से चलाया जा रहा है। समुद्र सेतु ऑपरेशन के चरण 1 के तहत भारतीय नौसेना के समुद्री जहाज जलस्वा और मगर इस मालदीव गणराज्य के माले बंदरगाह के रास्ते में है, जो 8 मई 2020 से निकासी अभियान शुरू करेंगे। भारतीय नौसेना ने पहली यात्रा के दौरान कुल 1000 व्यक्तियों को वापस लाने की योजना बनाई है। इसके अलावा कोविड-19 से जुड़े विशेष चुनौतियों को दूर करने के लिए सख्त प्रोटोकॉल की भी निर्धारित किया गया है। अब नौसेना की बात हुई है तो नौसेना स्टाफ के प्रमुख कौन है? तो एडमिरल करमबीर सिंह। अगला क्वेश्चन है, CSIR IGIB पार्टनर ने नो हाउ लाइसेंस के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 टाटा सन्स। FNCA S9 एडिटर लिंक्ड यूनिफॉर्म डिटेक्शन एसे को वर्तमान कोविड-19 स्थिति को कम करने और बड़े पैमाने पर परीक्षण को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। फेलुडा के मुख्य लाभ इसकी लागत, इस्तेमाल आसानी के साथ साथ महंगी QPCR मशीनों पर गैर निर्भरता है। अब किसने अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन टावर विकसित किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 DRDO ने। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO की प्रतिष्ठित प्रयोगशाला लेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर द्वारा अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन टावर विकसित किया गया। UV इन्फेक्शन टावर को भारी संक्रमण वाले क्षेत्रों के त्वरित और रसायन मुक्त कीटाणु शोधन के लिए विकसित किया गया है। यह एक UV आधारित क्षेत्र सैनिटाइजर है जो प्रयोगशालाओं और कार्यालयों में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, कंप्यूटर और अन्य गैजेट जैसे उच्च प्रौद्योगिकी वाली सतहों में उपयोगी है, जो रासायनिक विधियों से कीटाणु शोधन के लिए उपयुक्त नहीं है। UV आधारित क्षेत्र सैनिटाइजर को वाईफाई लिंक का इस्तेमाल
करते हुए लैपटॉप मोबाइल के माध्यम से दूरस्थ परिचालक के द्वारा उपयोग किया जा सकता है और इसे हवाई अड्डों, शॉपिंग मॉल, मेट्रो, होटलों, कारखानों, कार्यालयों आदि से ऐसे क्षेत्रों के लिए प्रभावित है जहां लोगों की आवाजाही ज़्यादा रहती है। साथ ही इसमें अचानक कमरा खुलने या मानवीय हस्तक्षेप से बंद होने की सुविधा भी है। अगला क्वेश्चन है, किसने नगमा के संग्रह से नामक कार्यक्रम शुरू किया? क्या क्वेश्चन है दोस्तों? तो किसने नगमा के संग्रह से नामक कार्यक्रम शुरू किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय। क्या आंसर है? तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय। नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय ने एक वर्चुअल कार्यक्रम नगमा के संग्रह से प्रस्तुत किया। वर्तमान सप्ताह के लिए इस वर्चुअल कार्यक्रम का विषय आर्टिस्ट बाय आर्टिस्ट्स, कलाकारों के द्वारा है और जो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को समर्पित है, क्योंकि इस सप्ताह 7 मई को उनकी 159वीं जयंती भी है। कार्यक्रम नगमा के संग्रह से दौरान नगमा द्वारा संग्रह की कुछ देखी गई और कुछ अनदेखी दुर्लभ कलाकृतियों को दिखाएगा। आने वाले इन दिनों में कई अन्य रोमांचक और सोची समझी थीम की योजना बनाई गई है। इस तरह के वर्चुअल कार्यक्रमों और प्रदर्शनियों के माध्यम से कला प्रेमियों, कलाकारों, कला परखियों, छात्रों, शिक्षकों आदि को अपने घरों से दुर्लभ कलाकृतियों को देखने का अवसर मिलेगा। यह नगमा के प्रतिष्ठित संग्रहों में से विभिन्न साप्ताहिक दैनिक विषयों पर आधारित होगा। किसने हाल ही में आर्मी ट्रेनिंग की कप्तानी संभाली है? किसने हाल ही में आर्मी ट्रेनिंग की कमान संभाली है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, राज शुक्ला। लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला ने आर्मी ट्रेनिंग कमांड की कमान संभाल ली है। इस जनरल शुक्ला को दिसंबर 1982 में रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी में कमीशन किया गया था। उन्होंने ईस्टर्न और डेजर्ट थिएटर्स में मीडियम रेजिमेंट, आतंकवाद विरोधी अभियान एक इन्फेंट्री ब्रिगेड, घाटी में नियंत्रण रेखा के पास एक इन्फेंट्री डिवीजन और पश्चिमी सीमा के साथ एक कोर की कमान संभाली है। जनरल शुक्ला ने सैन्य अभियान निदेशालय में 2 कार्यकाल के लिए सेवाएं प्रदान की और सेना में महानिदेशक परिप्रेक्ष्य योजना के रूप में कार्य किया। वह भारतीय सेना के द आर्मी वार कॉलेज के भी कमांडेंट रह चुके हैं। 28वें सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवाने हैं। भारतीय सेना का आदर्श वाक्य क्या है? तो सर्विस बिफोर सेल्फ। भारतीय सेना का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। अभी हाल ही में एझिला मलाई का निधन हो गया, वह क्या थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, राजनेता। दोस्तों ये है एझिला मलाई, इनका ही अभी हाल ही में निधन हो गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री दलित एझिला मलाई का निधन हो गया। वे पट्टली मक्कल काची पार्टी के नेता थे और उन्होंने 1998 और 99 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में कार्य किया था। वह चिदम्बरम तमिलनाडु से 12वीं लोकसभा के लिए चुने गए थे। उन्होंने सैन्य अधिकारी के रूप में 1971 भारत पाक युद्ध में भाग लिया था। इसके अलावा उन्हें सेना में सराहनीय सेवा के लिए राष्ट्रपति द्वारा सैनिक सेवा पदक भी दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य प्रशासन ने CHD कोविड नामक ऐप लॉन्च किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, चंडीगढ़। चंडीगढ़ प्रशासन ने कोविड-19 से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने के लिए CHD कोविड नामक एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप को सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ IT इन चंडीगढ़ SPIC द्वारा विकसित किया गया है। ऐप एक सिंगल प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करेगा जहां राज्य के नागरिक प्रशासन और भारत सरकार द्वारा जारी किए गए सभी दिशा निर्देशों, आदेशों और सूचनाओं के बारे में जान सकते हैं। चंडीगढ़ के उपराज्यपाल कौन है? तो BP सिंह बदनौर हैं। अगला क्वेश्चन है, बैसाख दिवस या बुद्ध पूर्णिमा कब मनाया गया?
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 7 मई। इस वर्ष 7 मई को विश्व स्तर पर वैसाख डे 2020 अर्थात वैसाख दिवस मनाया जाएगा। वैसाख बुद्ध पूर्णिमा का दिन है जो दुनिया भर के बौद्धों द्वारा सबसे पवित्र दिन माना जाता है। इसी दिन भगवान गौतम बुद्ध को आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई थी। हर साल संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस दिवस को मनाया जाता है। इस दिन का इतिहास क्या है इसके बारे में जानते हैं। इस दिन को साल 2000 से संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल मनाया जा रहा है। इस दिवस को मनाए जाने का प्रस्ताव 1999 में पारित किया गया था। साल 2004 में अंतर्राष्ट्रीय वैसाख शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। 2019 में इसे वियतनाम में आयोजित किया गया था। अब तक यह शिखर सम्मेलन थाईलैंड में 11 बार, वियतनाम में 3 बार और श्रीलंका में 1 बार आयोजित किया जा चुका है। बुद्ध के जन्मदिन की वैसाख दिवस के रूप में मनाने का निर्णय पहली बार वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट सम्मेलन में लिया गया था, जिसे 1950 में श्रीलंका में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में कई देशों के बौद्ध नेताओं ने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 तरुण बजाज। दोस्तों ए है तरुण बजाज, इनको ही आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड के नए निदेशक के रूप में चुना गया है। आर्थिक मामलों के सचिव तरुण बजाज को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड का नया निदेशक बनाया गया। उनकी नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की गई मंजूरी के बाद की गई। वह 1988 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। वह अतनु चक्रवर्ती की जगह लेंगे जो 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त हुए हैं। आर्थिक मामलों के सचिव का कार्यभार संभालने से पहले बजाज प्रधानमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त सचिव थे। 2015 में प्रधानमंत्री कार्यालय में नियुक्ति से पहले वह आर्थिक मामलों के विभाग में संयुक्त सचिव थे, जो बहुपक्षीय वित्त पोषण एजेंसियों के प्रभाग की देखरेख करता था। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई महाराष्ट्र में है। आरबीआई के गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास हैं। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में श्रम ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 डीपीएन नेगी। क्या है आंसर, तो डीपीएस नेगी। भारतीय आर्थिक सेवा अधिकारी डीपीएस नेगी ने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में श्रम ब्यूरो के महानिदेशक का कार्यभार संभाल लिया है। इसके अलावा नेगी ने मंत्रालय के वरिष्ठ श्रम और रोजगार सलाहकार का भी पदभार ग्रहण किया है। वह 1985 बैच के भारतीय आर्थिक सेवा आईईएस अधिकारी हैं। इस नए कार्यक्रम को संभालने से पहले नेगी सलाहकार वित्त के रूप में कार्यरत थे। श्रम ब्यूरो के बारे में जानते हैं, तो श्रम ब्यूरो श्रमिकों, रोजगार और खुदरा मुद्रास्फीति से संबंधित डेटा एकत्र करके उसका विश्लेषण करता है। श्रम और रोजगार मंत्रालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। श्रम रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री कौन है, तो संतोष गंगवार हैं। संसद के लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 अधीर रंजन चौधरी। दोस्तों इन्हें दोबारा इसी पद पर नियुक्त किया गया है। ये हैं अधीर रंजन चौधरी। ये कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी को पुनः संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उन्हें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा समिति के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया था। लोक लेखा समिति के बारे में जानते हैं, तो लोक लेखा समिति का काम भारत सरकार के सभी सरकारी खर्चों के खातों की जांच करना है, जिसका आधार हमेशा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट ही होती है। पीएसी सबसे पुरानी संसदीय समिति है जिसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा द्वारा तथा 7 सदस्य राज्यसभा द्वारा 1 वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ ए कारगिल हीरो नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 1 और 2 अर्थात वीएन थापर और नेहा द्विवेदी।
हाल ही में विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ ए कारगिल हीरो नामक एक पुस्तक का विमोचन किया गया। यह पुस्तक वीर चक्र पुरस्कार विजेता कैप्टन विजयंत थापर की जीवनी है। इस पुस्तक के लेखक विजयंत के पिता कर्नल वीएन थापर और नेहा द्विवेदी हैं, जो शहीद की बेटी हैं। यह पुस्तक भारतीय सैन्य अकादमी में शामिल होने के बाद विजयंत थापर की यात्रा और उनके अनुभवों पर आधारित है, जहां से वे एक अच्छे अधिकारी बनकर उभरे थे। कैप्टन विजयंत थापर के बारे में जानते हैं तो कैप्टन विजयंत थापर का जन्म 26 दिसंबर 1976 को एक सैन्य परिवार में कर्नल वीएन थापर और तृप्ता थापर के घर हुआ था। वह चौथी पीढ़ी के सेना अधिकारी हैं। 15 वर्ष की आयु में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के लिए उन्हें चुना गया। उन्हें 12 दिसंबर 1998 को भारतीय सेना में शामिल हुए थे। कारगिल युद्ध के नोल हमले के दौरान 29 जून 1999 को उनके सिर में गोली लगने के कारण 22 साल की उम्र में उनका निधन हो गया था। अगला क्वेश्चन है वर्चुअल कार्यक्रम गुरुदेव जर्नी ऑफ द मैस्ट्रो थ्रू हिज विजुअल वोकैबुलरी का आयोजन किस व्यक्ति के जयंती पर किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 रविंद्रनाथ टैगोर। दोस्तों ये है रविंद्रनाथ टैगोर। इनके ही जयंती पर वर्चुअल कार्यक्रम गुरुदेव जर्नी ऑफ द मैस्ट्रो थ्रू हिज विजुअल वोकैबुलरी का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय ने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की 159वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक वर्चुअल कार्यक्रम का आयोजन किया है। इस वर्चुअल टूर का शीर्षक गुरुदेव जर्नी ऑफ द मैस्ट्रो थ्रू हिज विजुअल वोकैबुलरी रखा गया है। इस वर्चुअल कार्यक्रम में बहुमुखी प्रतिभाशाली कलाकारों द्वारा बनाई गई 102 कलाकृतियों की एक झलक पाने का अवसर मिलेगा। रविंद्रनाथ टैगोर प्रसिद्ध कवि, उपन्यासकार और चित्रकार थे। वह अपने उपन्यास गीतांजलि के लिए 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय थे। इसके अलावा उन्होंने भारत और बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत भी लिखा है। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय के महानिदेशक कौन है? तो अद्वैत चरण गडनायक। अगला क्वेश्चन है किसने सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 नीति आयोग। नीति आयोग ने कोविड-19 के दौरान वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षित रखने के लिए पीरामल फाउंडेशन के साथ मिलकर एक अभियान शुरू किया है। इस अभियान का शीर्षक सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान रखा गया है। इस नए लॉन्च किए गए अभियान का उद्देश्य कोविड-19 महामारी के दौरान वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल सुनिश्चित करना है। कोविड-19 महामारी के मद्देनजर वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल सुनिश्चित करने के लिए निवारक उपायों के साथ साथ वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य और जीवन शैली जैसे विभिन्न पहलुओं के बारे में जागरूकता बढ़ाई जाएगी। सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान का लक्ष्य असम, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे विभिन्न राज्यों के 25 संभावित जिलों में 2.9 मिलियन वरिष्ठ नागरिकों को कवर करना है। अब नीति आयोग की बात हुई तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो राजीव कुमार। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? तो अमिताभ कांत जी हैं। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएनबी हाउसिंग ने पुनः इस्तेमाल किए जाने वाले पीपीई किट के लिए किस आईआईटी संस्थान के साथ समझौता किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 आईआईटी दिल्ली। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस द्वारा दिल्ली के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ सरकारी अस्पतालों में आपूर्ति किए जाने वाले पुनः प्रयोज्य व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई के अनुसंधान और विकास में सहयोग करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। एमओयू का उद्देश्य किफायती, टिकाऊ और पुनः इस्तेमाल किए जाने वाले पीपीई, सर्जिकल गाउन और मास्क बनाने में नियोजित किए जाने वाले एक अद्वितीय प्रोटोटाइप सामग्री के अनुसंधान और विकास R&D को बढ़ावा देना है। इन अस्थायी पीपी, सर्जिकल गाउन और मास्क को सूचीबद्ध सरकारी अस्पतालों में आपूर्ति की जाएगी।
दोनों दलों द्वारा यह समझौता कोविड-19 महामारी के दौरान स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की देखभाल में योगदान देने के लिए किया गया है। पीएनबी हाउसिंग की बात हुई। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के सीईओ कौन है? तो नीरज व्यास जी हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने किस संस्थान के साथ मिलकर किफायती वेंटिलेटर बनाने के लिए समझौता किया? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन 3 आईआईटी कानपुर। रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रम भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने आईआईटी कानपुर के साथ नोका रोबोटिक्स आईआईटी कानपुर के त्वरित स्टार्टअप द्वारा विकसित किए गए वेंटिलेटरों का निर्माण बड़े पैमाने पर करने के लिए समझौता किया है। नोका रोबोटिक्स ने गंभीर रूप से बीमार कोविड-19 मरीजों का जीवन बचाने में समर्थ एक हाई एंड किफ़ायती और स्वदेशी वेंटिलेटर विकसित और डिजाइन किया है। यह परियोजना अमिताभ बंदोपाध्याय के नेतृत्व में स्टार्टअप इनोवेशन एंड इनक्यूबेशन सेंटर आईआईटी कानपुर की टीम की देखरेख में पूरी की गई। भारत डायनामिक्स का प्रधान कार्यालय कहाँ है? तो हैदराबाद, तेलंगाना। भारत डायनामिक्स के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन है? तो एमडी सिद्धार्थ मिश्रा जी हैं। इसके एमडी और प्रबंध निदेशक कौन है भारत डायनामिक्स के? तो सिद्धार्थ मिश्रा जी हैं। अगला क्वेश्चन है, पैन आईआईटी एल्यूमिनी इंडिया ने कहां पर कोविड-19 टेस्ट बस लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 मुंबई। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी के पूर्व छात्रों की परिषद ने महाराष्ट्र के मुंबई में एक कोविड-19 टेस्ट बस लॉन्च की है। यह कोविड-19 टेस्ट बस वर्तमान परीक्षण क्षमता पर बिना कोई प्रभाव पड़े परीक्षण लागत को 80% तक कम कर देगी। आईआईटी के पूर्व छात्रों की परिषद के अनुसार सभी 23 आईआईटी की वैश्विक पूर्व छात्र निकाय 100 दिनों के भीतर परीक्षण क्षमता बढ़ाएगा और कोविड-19 महामारी को नियंत्रित करने में स्वास्थ्य विभाग का सहयोग करेगा। आईआईटी C19 बस कोडाय आर्किटेक्चर मॉडल पर आधारित है, जो सस्ती और तेजी से परीक्षण करने के लिए बनाई गई है। इसमें समग्र रहित नमूना संग्रह और टेलीमेडिसिन, एआई आधारित टेलीरेडियोलॉजी और एल्गोरिदम शामिल है, जो कि समूह आधारित आनुवंशिक परीक्षण और मेगा लैब हर महीने 5 मिलियन परीक्षण करने में सक्षम है। इस बस की हर घंटे में 10 से 15 नमूने एकत्र करने की क्षमता है। इसमें डिजिटल चेस्ट एक्सरे लिया जाएगा, जिसे डॉक्टरों को ऑनलाइन भेजा जाएगा और जिसके बाद हेल्थ केयर स्टाफ एआई का इस्तेमाल कोरोना वायरस वाले व्यक्ति की संभावना की जांच कर पाएगा। पैन आईआईटी एल्यूमिनी इंडिया एक संगठन है जो सभी आईआईटी के पूर्व छात्रों का प्रतिनिधित्व करता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो आईआईटी दिल्ली में है। पैन आईआईटी एल्यूमिनी के अध्यक्ष कौन है? तो रामनाथ एस मणि जी हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने निगाह कार्यक्रम की शुरुआत की? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक नया कार्यक्रम निगाह शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। इस कार्यक्रम के तहत राज्य सरकार देश के अन्य हिस्सों में से राज्य में आने वाले लोगों के परिवार के सदस्यों को शिक्षित करेगी। इस कार्यक्रम में आशा अर्थात मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, स्वास्थ्य और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की तैनाती की जाएगी, ताकि वे घर में क्वारंटाइन रहने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखने के लिए सामान्य जागरूकता पैदा कर सकें, जिससे उन्हें किसी भी संभावित संक्रमण जोखिम से बचाया जा सकता है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो सीएम जयराम ठाकुर हैं। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो बंडारू दत्तात्रेय हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने आयुष कवच कोविड ऐप लॉन्च किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 उत्तर प्रदेश सरकार ने। उत्तर प्रदेश सरकार ने लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए जरूरी इम्यूनिटी में सहयोग करने के लिए आयुष कवच कोविड ऐप लॉन्च की है, जो कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में उपयोगी हो सकता है।
इस ऐप को आयुष मंत्रालय ने विकसित किया है। आयुष कवच कोविड ऐप। आयुष कवच कोविड ऐप, इसके बारे में जानते हैं। तो आयुष कवच कोविड ऐप प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित है जो इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए उपाय सुझाएगी। इस एप्लीकेशन के माध्यम से उपयोगकर्ताओं को यह बताया जाएगा कि किस प्रकार हमारी रसोई में मौजूद वस्तुएं जैसे दालचीनी, तुलसी और लौंग आदि सामग्री का उपयोग कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए शरीर की प्रतिरक्षा को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा इससे उपयोगकर्ताओं को विशेषज्ञों से सलाह लेने का अवसर भी मिलेगा। अब उत्तर प्रदेश की बात हुई तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ जी हैं। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन हो? तो आनंदीबेन पटेल जी हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, 7 मई। विश्व एथलेटिक्स दिवस 2020 इस वर्ष 7 मई को मनाया गया। विश्व एथलेटिक्स दिवस की तारीख हर साल बदलती रहती है। सॉरी दोस्तों, ये हमेशा 7 मई को ही नहीं मनाया जाता है, केवल इस वर्ष 7 मई को मनाया गया। इसकी हर साल तारीख बदलती रहती है, जिसे IAF द्वारा निर्धारित किया जाता है। इंटरनेशनल एथलेटिक्स एसोसिएशन फेडरेशन द्वारा इसे निर्धारित किया जाता है। हालांकि इसे अधिकांश मई महीने में ही मनाया जाता है। पहला विश्व एथलेटिक्स दिवस 1996 में मनाया गया था। विश्व एथलेटिक्स दिवस का मूल उद्देश्य एथलेटिक्स में युवाओं को भागीदारी करने के लिए प्रोत्साहित करना है। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया जाता है ना हो करके यहाँ पर होगा कि 2020 में विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया गया। अगला क्वेश्चन है, सॉरी दोस्तों, इसी के बारे में जानते हैं। क्या है विश्व एथलेटिक्स दिवस का उद्देश्य? अब इसके बारे में जानते हैं। तो विश्व एथलेटिक्स दिवस का उद्देश्य लोगों में खेलों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और युवाओं को खेलों के महत्व के बारे में शिक्षित करना है। स्कूलों और संस्थानों में प्राथमिक खेल के रूप में एथलेटिक्स को बढ़ावा देना है। युवाओं के बीच खेल को लोकप्रिय बनाने और युवाओं, खेल और पर्यावरण संरक्षण के बीच एक कड़ी स्थापित करना है। समूचे विश्व के स्कूलों में एथलेटिक्स को नंबर खेल के रूप में स्थापित करना है। IAF का मुख्यालय कहाँ? तो मोनाको में स्थित है। IAF के अध्यक्ष कौन है? तो सेबेस्टियन कोए। IAAF की स्थापना कब हुई? तो 1912 में स्वीडन में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, मुस्तफा अल कदीमी किस देश के राष्ट्रपति बने? इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, इराक। दोस्तों, ये है मुस्तफा अल कदीमी, ये ही इराक के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। इराक के पूर्व खुफिया प्रमुख मुस्तफा अल कदीमी इराक के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। पूर्व PM आदिल अब्दुल महदी ने पिछले साल नवंबर में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इराकी संसद ने आपातकालीन सत्र बुलाकर कदीमी सरकार के गठन को मंजूरी दी है। वह अपना कार्यकाल पूरे मंत्रिमंडल के बिना शुरू करेंगे, क्योंकि कई मंत्री पद के उम्मीदवारों को अस्वीकार कर दिया गया है। उन्होंने 2016 में इराक की राष्ट्रीय खुफिया सेवा के प्रमुख के रूप में कार्य किया है। इराक की राजधानी क्या है? तो बगदाद। इराक की मुद्रा क्या है? तो इराकी दीनार। दोस्तों, आज यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हमारे द्वारा दिए गए सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो की PDF को लिंक कर दिया गया है, जिसको डाउनलोड कीजिए और कम समय में इस वीडियो को रिवाइज कीजिए। तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। इसके साथ आज हम यहीं इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। फिर आप लोगों के साथ कल जुड़ेंगे। तो कल तक के लिए धन्यवाद।